हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग अपनी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बायोलॉजी में कहा था कि आज पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ये रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, और मैं जो साइंस पढ़ाऊंगा वो हर एक जगह काम देगी, क्योंकि जब आप लोग कंटेंट देखोगे पढ़ोगे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कितना डीप में और कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम, और बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या करना है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मतलब होता है पाचन, और पाचन का मतलब होता है कि जब हम कुछ खाएंगे और जब कुछ खाएंगे तो उसका हमारा क्या होगा, पाचन होगा। तो हम लोग अपना जो पहला पॉइंट है वो है हमारा पोषण। तो देखिए पोषण के अंतर्गत क्या होता है, जैसे वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए जैसे ये मेरे पास कोई थाली है और इसमें फूड है, हमने लिया और उसको खाया, तो ये जो प्रक्रिया हमने की मतलब उठाकर खाया, ये जो क्रिया की, तो यही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब किसी चीज को करने के लिए जो काम करते हैं हम, वो हमारा पोषण के अंतर्गत आता है। तो वही चीज है कि जब वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, मतलब जिस तरीके से जिस क्रिया से वो ग्रहण करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। फिर उसके बाद पोषक तत्व, जब हमारा पोषण हो गया तो फिर पोषक तत्व। तो देखिए जैसे ही हमने कुछ फूड को खाया तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो जब वो हमारे शरीर के अंदर गए और हमारे शरीर को एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे कहलाते हैं पोषक तत्व। तो जो फूड में हमारे तत्व मौजूद होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल हुए, बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं, तो इन सबको क्या कहलाते हैं, ये सब पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व की परिभाषा है वे पदार्थ जो जीवों को पोषण का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करें, वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो एक सरल भाषा में कहा जाए कि हमारे शरीर को एनर्जी देने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। और जो पोषण बताया था वो क्या है कि वह क्रिया जिसके माध्यम से हमारे अंदर पोषक तत्व जाते हैं, ये जो भी तत्व जाते हैं, मतलब जैसे हमने खाना खाया तो कुछ बहुत पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले या अंदर गए, तो वो एक उस क्रिया को पोषण कहते हैं। और जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हुए या हमारे शरीर के अंदर गए, तो वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें पोषण के तरीके की, तो पोषण के दो तरीके हैं हमारे पास, एक है स्वपोषी और एक है विषमपोषी। तो स्वपोषी की बात करें, स्वपोषी वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वह जीव या वह पेड़ पौधे, मतलब जो भी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरित पादप और नीलहरित शैवाल, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नीलहरित शैवाल मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए कोई पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं और यहां पे ये इसका फूल बना हुआ है और ये सूर्य है, यहां से इनको एनर्जी आ रही है, यहां से ऊर्जा, ये मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये इसकी जड़ें हैं। और एक यहां पे मान लो आप गाय है, गाय या बकरी कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए ये पौधा है हमारे पास, आप लोग पौधे को खाना देने तो जाते नहीं हो कि आप गए कि लो आप भी थोड़ा खाना खा लो। ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, देखिए सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ये लोग कहीं जाते नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, स्वपोषी हुआ। और जैसे गाय बकरी है, अब ये गाय बकरी है, ये पौधे पास आए और इनकी पत्तियों को खाना शुरू कर दिया, तो ये गाय बकरी अपना भोजन तो स्वयं बना नहीं सकते हैं, ये पेड़ पौधों के पास जाते हैं या हम लोग इनको अवेलेबल कराते हैं, हम लोग इनको देते हैं खाने के लिए। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा विषमपोषी। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दी। देखिए पेड़ पौधों को हम लोग तो भोजन खिलाते नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भी सूर्य के प्रकाश से। तो ये हो गए हमारे स्वपोषी। तो आप लोग एक चीज समझ गए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषी होता है, और जो दूसरों पर निर्भर रहे वो होता है विषमपोषी। अब जैसे गाय बकरी है,
अब इनको हम लोग जब भोजन देंगे तभी तो ये लोग भोजन करेंगे। एक जगह बैठे बैठे ये लोग अपना भोजन क्या बना सकते हैं? आप लोग खुद बताइए, क्या ये लोग अपना भोजन बना सकते हैं? तो ये हो गए हमारे विषमपोषी और ये पेड़ पौधे हो गए हमारे स्वपोषी। तो जैसे शैवाल की बात आती है तो आपने देखा होगा कि पानी में जो एल्गी होते हैं, जो तैरते रहते हैं, तो वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वही हमारे नीलहरित शैवाल है और हरित पादप जो ग्रीन कलर जैसे घास हुई, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वपोषी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब मैंने आपको बता दिया कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप कहेंगे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बताते हैं, पूरा एक एक डिटेल में बताते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी पादपों में पोषण, मतलब पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, पेड़ पौधों को क्या होता है, इनको सूर्य की रोशनी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और क्या होता है, CO2 ये लोग वातावरण से लेते हैं और H2O ये पौधों की जड़ों से जाता है। तो ये दोनों चीजें कच्चा माल के रूप में होती हैं। ये दोनों चीजें इनके पास कच्चा माल होती है, ये दोनों चीजें कच्चा माल है। और आप लोग खुद बताइए, अगर आप लोगों को भोजन करना होता है, अगर आपको गेहूं अवेलेबल करा दिया है तो ये सब कच्चा माल के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आप लोग पकाते हैं, मतलब एनर्जी से ऊर्जा देते हैं और उसको पकाते हैं, पकाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग अपने कच्चा माल को सूरज की उपस्थिति में इसको पकाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग उत्पाद बनाते हैं। और उसके साथ क्या बनता है, ये हमारा बनता है फूड। ये लोग फूड बनाते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या क्या बना, फूड और ऑक्सीजन। तो इन्होंने अपना भोजन बना लिया और ऑक्सीजन छोड़ दी। तो ये इस तरीके से पादपों में पोषण होता है, फूड भी बन गया और ऑक्सीजन छोड़ दी। अब देखिए, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये कोई पत्ती है और इसमें ये कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण इसी क्लोरोप्लास्ट में, जो बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से भाग में होता है, तो हमारे जो कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट भाग होता है, यहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं। और ये कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। और आप लोगों को पता है कि ये वर्णक है तो कोई ना कोई कलर होता होगा। तो इसका कलर कैसा होता है, हरा। तो आपको बता दो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, इसी की वजह से ये पत्तियों का रंग हरा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि क्लोरोफिल के कारण, ये पिगमेंट के कारण हमारा ये पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर मैंने प्रकाश संश्लेषण का नाम लिया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से पूरा एक एक बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पूरा एक एक बताते हैं और इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो डेफिनेशन, जो हमारा समीकरण है वो क्या है, 6CO2, मतलब CO2 के 6 मॉलिक्यूल और H2O के 12 मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या एब्जॉर्ब होते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोग सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन को पकाते हैं और ये चीजें होती हैं कच्चा माल, और कच्चे माल को पकाते हैं, फिर उसके बाद ये उत्पाद बनता है। तो ये हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट या इसको शुगर कह लीजिए। और 6 मॉलिक्यूल H2O के ये रिलीज किए जाते हैं, ये रिलीज करते हैं, मतलब इस रिएक्शन के बाद जल के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, मतलब बाहर वातावरण में छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन भी बन गई और इन्होंने अपना भोजन भी बना लिया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये इनका भोजन है। देखिए, अभी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी पिछला ग्रुप डी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो आप खुद बताइए, इस रिएक्शन को देख के बताइए कि आप जल के कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए। तो इस साइड तो हमारा ये रिलीज कर रहा है और इस साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमारे कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और यही क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में आया था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत किस तरीके से कर दिया था। देखिए, यहां पे तो हमारा 12 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां पे क्या 6 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज कर रहा है। तो जो कुछ बुक्स में है जहां पे गलत दिया होता है, वहां पे ये रिएक्शन कैसे लिखी होती है। देखिए, 6CO2 और जब 12 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है और 6 मॉलिक्यूल हम लोगों के रिलीज किए जा रहे हैं, तो बचा कितना, 6H2O, और बाकी सेम रिएक्शन हुई,
C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के अणु रिलीज कर दिए। ये रिएक्शन लिखी होती है और इस रिएक्शन को देखते हुए आप कितना टिक करोगे, 6 टिक करोगे। और जो एकदम से गलत है, क्योंकि 6 ये जहां जहां बुकों में दिया है ये रिएक्शन ही गलत है। आप पूरी रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है वो तो ये वाली है ना कि ऐसे क्रिया होती है इस तरीके से, तो आपका ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारे कितने यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये गलत है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी माइनर गलतियों से इस बार ग्रुप डी में बहुत लोगों का सिलेक्शन रुका है और बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये 12 मॉलिक्यूल होंगे हमारे जो जल ने एब्जॉर्व किए थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 12। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात आई है तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है अभी मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में होता है। हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये स्वपोषी पोषण हो गया हमारा, कहां कौन कौन से एग्जाम्पल थे, पूरे एग्जाम्पल देके बता दिए और कैसे प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण आया तो उसका मैंने बता दिया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ये विषमपोषी पोषण कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखिए जो दूसरे पर निर्भर रहे, जो दूसरे पर निर्भर रहे उसको क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे गाय बकरी ये दूसरे पे निर्भर है, जब इनको भोजन मिलेगा तभी ये लोग भोजन करेंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ये विषमपोषी पोषण हो गया। देखिए फिर बात करते हैं कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है, मृतोपजीवी पोषण, दूसरा है प्राणिसम पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं और प्राणिसम पोषण को होलोजोइक पोषण कहते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में नाम आ जाते हैं, और परजीवी पोषण को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश के नाम हो गए, कभी कभी इंग्लिश में नाम रख देते हैं। और खासकर ये प्राणिसम पोषण का इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इसी का पूछा जाता है, तो ये हमारा इंग्लिश में कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है। तो ये देखिए अब देखते हैं कि इन तीनों में होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मृतोपजीवी पोषण। तो मृतोपजीवी पोषण होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई पत्ती है, ये कोई पत्ती है, ये पेड़ से अलग होकर गिर गई तो ये तो डेड हो गई। अब जब पेड़ से अलग हो गई तो ये डेड हो गई। डेड होने के बाद ये जैसे ही नीचे गिरती है, या पत्ती हुई या किसी कोई जानवर हुआ, मांस हुआ या कुछ भी हुआ, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, तो जैसे ही नीचे आई तो यहां पे क्या होता है, कवक क्या करते हैं, इस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसको खा लेते हैं, मतलब इसका भोजन कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, डेड किसी भी डेड जो भी जीव जंतु हुआ या डेड पौधा हुआ उसको ये लोग खाते हैं, तो कवक या फंगी। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कवक क्या करता है कि कवक पहले कोई एंजाइम रिलीज करता है। कवक एक एंजाइम रिलीज करता है, और एंजाइम अभी मैं बताता हूं कि एंजाइम होता क्या है। कवक ने एक एंजाइम रिलीज किया और वह एंजाइम यहां पे आया और इस पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद कवक इसको ग्राइंड कर लेता है। और अब बात करते हैं कि ये जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं, मतलब भोजन का पाचन करते हैं। एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। तो देखिए यहीं से एक क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में बना हुआ था जो बहुत ही घुमावदार था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको सॉल्व कर पाया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार के ग्रुप डी में पूछे गए। तो देखिए इससे रिलेटेड जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जीव है जो बॉडी के बाहर ही अपना पाचन कर देता है। आप खुद बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो भोजन का पाचन बॉडी के बाहर ही कर देता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। तो कौन सा जीव है, कवक है। इसने क्या किया, कुछ एंजाइम या जूस रिलीज किया और इस पत्ती या जो कोई भी मृत जानवर था उसको एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर भोजन ग्रहण किया। मतलब कवक में पहले पाचन होता है और फिर भोजन ग्रहण करता है। पर हम लोग क्या है, जैसे किसी भोजन को खाया हम लोगों ने, तो पहले से तो हम लोग एंजाइम रिलीज नहीं करते हैं कि पेट के अंदर पहले से ही एंजाइम रिलीज हो गए कि अब हमें भोजन करने जाना है तो एंजाइम रिलीज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने भोजन को लिया तो फिर क्या होता है, अंदर से एंजाइम रिलीज हुए और वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसका पाचन करता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये पहले एंजाइम रिलीज करता है और एंजाइम रिलीज करने के बाद ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और फिर भोजन को ग्रहण करता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो बॉडी के बाहर ही अपने भोजन का पाचन करता है, तो वो कौन है, कवक है। और यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था ग्रुप डी में। और देखिए आप कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है, कौन इस चीज को जान सकता है। और लोग यही कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल कौन है, विषमपोषी का। विषमपोषी में मृतोपजीवी पोषण का एग्जाम्पल कौन है, कवक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस चीज को जरूर से
आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या इसको पढ़ते रहें, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एग्जांपल दे दे के अच्छे से समझा के, कि आपको यहीं पे ही याद हो जाएगा कि कौन सा ऐसा जीव है। अगर ये आपको पूछ दिया गया ना तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद आ जाएगा कि कवक ऐसा जीव है जो बॉडी के बाहर अपने भोजन का पाचन करता है। और क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले ये एंजाइम रिलीज करता है, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, और एंजाइम ऐसा द्रव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये था हमारा कौन सा, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण का एग्जाम्पल कवक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं हम प्राणी संपोषण की। प्राणी संपोषण क्या होता है, देखिए फिर प्राणी संपोषण की बात करते हैं, मतलब होलोजैइक न्यूट्रिशन। तो इसका क्या मतलब होता है, पहले क्या होता है, पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, पहले हमने भोजन को ग्रहण किया, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर जो उसका अच्छा पार्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसको मल के माध्यम से बाहर कर दिया। तो ये होता है होलोजैइक, ये होता है हमारा होलोजैइक न्यूट्रिशन, मतलब प्राणी संपोषण। और ये किसमें होता है, ये होता है मानव में। इसका एग्जाम्पल कौन है, मानव या कोई भी व्यक्ति, जो भी जीव है वो लोग क्या करते हैं, पहले भोजन को लिया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर जो जरूरत की चीज हुई वो एब्जॉर्ब हो गई, फिर उसके बाद मल के माध्यम से बाहर कर दिया। मानव, जीव जंतु ये सब किसमें आते हैं, प्राणी सम में। उसके बाद बात करते हैं परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है, जो दूसरे की बॉडी में रहकर, जो दूसरे की बॉडी में रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, जो दूसरे की बॉडी में भोजन, जो भी दूसरे की बॉडी में रहकर भोजन ग्रहण, जैसे हमारे जूं हो जाती है, तो जूं हो जाती है वो क्या करती है, हमारा ही खून चूसती है, हमारे ही शरीर से भोजन ग्रहण करती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जूं हो गया, और एक क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक होता था। तो ये क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में अंदर एंटर करता है, हमारे इधर से जो भी है एनर्जी वगैरह ये लेने लगता है और कमी होने लगती है, और इसी से हमारा क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी एकदम डाउन होने लगती है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए परजीवी पोषण के। तो आपको तीनों पोषण समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक पार्ट है और बिल्कुल एकदम लो लेवल से लेके चल रहा हूं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा प्राणी संपोषण यही पूछा जाता है। तो इसके जो पोषण के चरण है, देखिए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल प्रतिज्ञा, तो इनकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। देखिए अंतर्ग्रहण क्या होता है, जैसे हमने किसी भोजन को खाया, जैसे ही अंदर लिया तो वो क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद पाचन, जैसे ही भोजन अंदर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, तो क्या होता है, पाचन। फिर उसके बाद अवशोषण की बात करें, जैसे भोजन हमारे अंदर गया तो उसमें जो भी अच्छे अच्छे पार्ट हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या हो गया, अवशोषण। और एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में भेज दिया गया, जो भी अच्छा पार्ट हुआ। फिर क्या होता है, स्वांगीकरण। तो जैसे ही ब्लड में अच्छे अच्छे पार्ट, जो एनर्जी वाली विटामिन, जो भी चीजें हैं वो हमारे इधर पे गई, तो वो क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वो क्या होता है, स्वांगीकरण। फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बचता है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो मल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पूरे चरण हो गए, और इनको पूरा मैंने एक एक डेफिनेशन से अच्छे से बता दिया। और आपको कोई भी पूछेगा आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा ये हमारा पहला लेक्चर था, मैंने आज चैप्टर शुरुआत किया है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये जो भी कमी लगी हो, तो आप लोग मुझे बताएं, इस चीज को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। कि आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या और भी कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड हो, जैसा भी हो, आप मुझे उस चीज को बताएं, आप कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सो फ्रेंड, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर।